बेटा हमारा ज्योग्राफी का 7th चैप्टर चल रहा है, तो हम इसके अंदर हाफ चैप्टर कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा, आगे जो हमारा इसका रिमेनिंग पार्ट है, आज हम हमारा जो नया टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा पाइपलाइन। आज हम पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था बेटा, पाइपों के द्वारा सिर्फ जो वाटर की सप्लाई होती थी वही होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, धीरे धीरे करके परिवर्तित होती गई। तो अब आज जो पाइपलाइन है उसके द्वारा, पाइपलाइन को क्या है इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो उसके द्वारा क्या है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, और इन सब चीज़ों को क्या है या फील्ड्स ऑफ रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, बिग थर्मल पावर प्लांट्स, इन सब चीज़ों को पाइप के द्वारा क्या है एक एरिया से दूसरे एरिया तक इसे कनेक्ट करके पाइपलाइन के थ्रू इसे इजीली पहुंचाया जाता है। एंड सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन। अब जो सॉलिड चीज़ें उससे भी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब आप सोचोगे वो कैसे, कन्वर्टेड इनटू स्लरी। स्लरी होता है लिक्विड, सॉलिड चीज़ को लिक्विड के अंदर परिवर्तित करके उसे क्या है पाइपलाइन के द्वारा एक एरिया से दूसरे एरिया तक इजीली पहुंचाया जाता है। क्योंकि पाइपलाइन के ऊपर क्या है बेटा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। एक बार पाइपलाइन लगाने के बाद, बिछाने के बाद, कितनी ही दूरी तक पाइपलाइन बिछा दो, उसके बाद क्या है इजीली आराम से उसके एक जगह से दूसरी जगह तक उस सामान को पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थ्रू थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। इन सब चीज़ों को भी क्या है, मतलब इन सारे एरियाज़ के अंदर जो रिफाइनरीज बनाई गई हैं वो सारी किसके थ्रू जोड़ी गई हैं, पाइपलाइन के थ्रू इसे जोड़ा गया है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग, शुरू के अंदर जब पाइपलाइन बिछाई जाती है, लगाई जाती है, तो क्या है उस समय उसको काफ़ी खर्चा आता है। लेकिन उसके बाद जो इसका जो बाद में इसकी मेंटेनेंस के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता, बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही कम होता है। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन के क्या है, 3 मेजर इंपॉर्टेंट पाइपलाइन हमारे पूरे कंट्री में बिछाई गई हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है बेटा फ्रॉम ऑयल फील्ड अपर आसाम टू कानपुर यूपी, मतलब कानपुर से लेकर यूपी तक बिछाई गई हैं। और उसके बीच में कौन कौन से एरियाज़ आ रहे हैं, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद, ये सारे एरियाज़ इसके अंदर आ रहे हैं। और इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर, बरौनी टू हल्दिया, राजबंद टू मोरीगाम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, इन सारे एरियाज़ के अंदर क्या है इस पाइपलाइन को स्प्रेड किया गया है, बिछाया गया है। सेकंड आता है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाई, अब देखिए कहाँ कहाँ से होकर जाती हैं, विरामग्राम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, इन एरियाज़ को इसके साथ लिंक किया गया है। और इसकी ब्रांचेस हैं कोयाली नियर वडोदरा, गुजरात, चक्षु, इन एरियाज़ के अंदर क्या है इसे लिंक किया गया है। थर्ड आती है बेटा, थर्ड हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी, हजीरा से जगदीशपुर तक जोड़ी गई है, और जिसके अंदर विजयपुर भी, एमपी का विजयपुर भी इसके अंदर अटैच किया गया है। तो ये 3 मेजर जो पाइपलाइंस हैं हमारी पूरे कंट्री के अंदर स्प्रेड की गई हैं, बिछाई गई हैं। ओके, ये था बेटा पाइपलाइन के बारे में। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वाटरवेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वाटरवेज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है वाटरवेज, यानी कि जो साधन वाटर के ऊपर चलते हैं वो वाटरवेज कहलाते हैं। तो पुराने समय से लेकर जो पानी के जहाज़ है उसके साथ हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। पुराने समय के अंदर रोडवेज नहीं थी, रेलवेज नहीं थी, एयरवेज नहीं थी, सिर्फ वाटरवेज था। ये बहुत ही पुराना है, बहुत पुराने समय से वाटरवेज, जितने भी व्यापार होते थे विदेशों के साथ वो किसके थ्रू होते थे, सिर्फ वाटरवेज के द्वारा ही व्यापार संभव होते थे। धीरे धीरे करके क्या है, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई तो ये सारे और दूसरे साधन आ गए हैं, लेकिन उस समय सिर्फ पानी के साधन ही चलते थे। पानी के द्वारा ही क्या है एक देश से दूसरे देश तक व्यापार किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता था। और जो वाटरवेज है वो क्या है, बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उन सभी के अंदर सबसे चीप, सबसे सस्ता कौन सा है, वाटरवेज है। क्योंकि वाटरवेज के ऊपर जो भी साधन चलते हैं वाटरवेज हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता है। बाकी जितने भी हैं जैसे रेलवेज है, रोडवेज है, एयरवेज है, इनको बहुत ही भारी रकम लगाकर, बहुत भारी पैसा लगाकर इनकी मेंटेनेंस की जाती है। बट वाटरवेज में क्या है, लकड़ी की बनती है ये, और इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, इनकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और इसके अलावा ये फ्यूल एफिशिएंट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं आता है।
और भारत के अंदर जो इनलैंड नेविगेशन है वाटरवेज का वो 14,500 किलोमीटर इसकी लेंथ तक फैला हुआ है। और इसके अलावा 5685 किलोमीटर में क्या है, मैकेनाइज्ड वेसल्स यानी कि मशीनी यंत्र इसके अंदर लगाए गए हैं। तो जो वाटरवेज हैं वो नेशनल वाटरवेज बाय गवर्नमेंट के द्वारा क्या इन्हें क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया है, इन्हें मेंटेन किया जाता है। आगे देखिए बेटा, ये देखिए वाटरवेज का पूरा जाल दिखाया गया है आपको। सॉरी रेलवेज का था ये वाला, तो ये रेलवेज का है। आगे देखिए नेक्स्ट आता है, अब किन किन एरियाज़ के बीच में देखिए जो नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं किन किन एरियाज़ के बीच में बनाए गए हैं। फर्स्ट है गंगा रिवर से बिटवीन इलाहाबाद और हल्दिया। ओके, सेकंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो सदिया से दुबरी तक है। थर्ड है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, जो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये केरला से लेकर केरला के इन एरियाज़ को सबको आपस में लिंक करता है, इसे NW नंबर 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नेक्स्ट है गोदावरी कृष्णा रिवर्स अलोंग काकीनाडा पुदुचेरी कैनाल तक फैली हुई है, ये NW है बेटा यहाँ पर नेशनल वाटरवे नंबर 4 है। नेक्स्ट है NW 5 स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी नदी है उसके ऊपर विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स, ये इसके ईस्ट कोस्ट के ऊपर फैले हुए हैं, इसे NW नंबर 5 दिया गया है। इन सभी के अलावा भी क्या है, मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक, बैकवाटर्स ऑफ केरला, इन जब सभी एरियाज के अंदर क्या है नेशनल वाटरवेज इनके ऊपर तैयार किए गए हैं। और हमारे पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसका जो 95% है वो किसके द्वारा होता है, वाटरवेज के द्वारा ही। आज भी जो ट्रेड किया जाता है वो वाटरवेज के द्वारा ही ट्रेड किया जाता है। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने पोर्ट का नाम तो सुना होगा, पोर्ट होती है बंदरगाह। तो हमारे भारत के अंदर जो पोर्ट है वो शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बंदरगाहों के द्वारा ही क्या है, जो दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है तो बंदरगाहों के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए बेटा, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट होता है ऐसा एरिया जहाँ पर जो जहाज़ हैं उन्हें लोड और अनलोड किया जाता है, वो पोर्ट कहलाता है। तो जहाज़ों के द्वारा ही क्या व्यापार किया जाता था, शिप्स के द्वारा ही होता था। तो उसके अंदर सामान को भरना, सामान को उतारना, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारा कार्य कहाँ होता था, पोर्ट के ऊपर ही किया जाता। तो भारत के अंदर मेजर 13 पोर्ट्स हैं, इसमें 12 दिया गया बेटा, एक और है इंपॉर्टेंट, वो इसमें आपकी दी नहीं है। तो मेजर 13 पोर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी जो पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा 200 ऐसी नॉन मेजर है, मतलब माइनर पोर्ट्स हैं जो हमारे भारत के अंदर बनाई गई हैं। और जो भारत की कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर एरियाज़ तक इसकी कोस्ट लाइन है, यानी कि तटीय रेखा है। तो जो 95% जो भारत का जो विदेशों से व्यापार होता है वो किसके द्वारा होता है, बड़ी बड़ी पोर्ट्स के द्वारा ही होता है। तो अब हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते चलते, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी पोर्ट्स। तो सबसे पहली आती है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट इन गुजरात, कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट, ही सबसे पहली पोर्ट थी जो भारत के अंदर बनाई गई थी। मुंबई पोर्ट के ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट एंड इस पोर्ट को क्या, कांडला ऑल्सो नोन एज दी, जो कांडला पोर्ट है इसे इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, इसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट। इसका दूसरा नाम बेटा दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ए टाइडल पोर्ट, ये क्या है, एक ज्वारीय पोर्ट है। ओके, आगे देखिए बेटा, और यह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन एरियाज़ के साथ इसका क्या है व्यापार जो है, इन एरियाज़ का जो व्यापार है वो किसके द्वारा किया जाता है, कांडला पोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये तो फर्स्ट पोर्ट थी। सेकंड पोर्ट देखिए बेटा, मुंबई। सेकंड पोर्ट कौन सी है, मुंबई। मुंबई भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। मुंबई इज़ दी बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, मतलब जो मुंबई पोर्ट है बहुत ही बड़ी पोर्ट है और सबसे बड़ी पोर्ट है इंडिया की है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद अ व्यू टू डिकॉग्नाइज द मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाने का प्लान है, बनाई गई है। नेक्स्ट आती है बेटा मारमागांव। थर्ड पोर्ट आती है मारमागांव। मारमागांव में देखिए थर्ड पोर्ट इज मारमागांव। मारमागांव कहाँ की है, गोवा की है। ये इज़ दी प्रीमियर आयरन और, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे देश से, और लगभग 50% जो लौह अयस्क है वो किससे होता है, मारमागांव जो गोवा की पोर्ट है वहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट पोर्ट आती है बेटा न्यू मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट इज न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है।
एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और, ये भी क्या है, इससे भी आयरन और को जो कुद्रेमुख की जो माइंस हैं, खाने हैं, वो भी कहाँ पर हैं, कर्नाटका में ही हैं। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो आयरन और प्राप्त होता है वो किसके द्वारा, न्यू मैंगलोर पोर्ट के द्वारा इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पोर्ट आती है बेटा कोची। नेक्स्ट है कोची। कोची पोर्ट को देखिए, कोची पोर्ट इज़ दी एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लैगून विद द नेचुरल हार्बर। जो कोची पोर्ट है वह भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेचुरल हार्बर है, प्राकृतिक पोर्ट है। इसके द्वारा भी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट पोर्ट देखिए बेटा, ये तो सारी कहाँ की थी बेटा, हमारी वेस्ट साइड की थी, जो वेस्ट साइड है। अब हम वहाँ जाते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड की पोर्ट के अंदर देखिए, सबसे फर्स्ट आती है तूतीकोरिन। सबसे फर्स्ट है बेटा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के अंदर देखिए, जो तूतीकोरिन पोर्ट है कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और ये भी क्या है, नेचुरल हार्बर है। और इसके अलावा इसके द्वारा क्या है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इसके द्वारा व्यापार किया जाता है। किसके द्वारा, तूतीकोरिन जो पोर्ट है। और जो तूतीकोरिन पोर्ट है उसके द्वारा श्रीलंका, मालदीव्स जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध किससे होते हैं, तूतीकोरिन कोस्ट के द्वारा, पोर्ट के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा चेन्नई। जो चेन्नई है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। चेन्नई जो पोर्ट है, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ कंट्री एंड इट इज़ रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, मुंबई, और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, चेन्नई। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी पोर्ट है दोनों ही। नेक्स्ट आती है बेटा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में देखिए, विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। जो विशाखापट्टनम है वो क्या है, स्थल अवरुद्ध, मतलब चारों तरफ से क्या है, ये लैंड से घिरी हुई है और बहुत ही बड़ी पोर्ट है ये भी। और इसके द्वारा भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आती है बेटा पारादीप। पारादीप जो पोर्ट है, पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और इससे भी आयरन ओर जो लोह अयस्क है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आती है कोलकाता। कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, नदीय पोर्ट है। जो कोलकाता है वो नदीय पोर्ट है। और ये क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ उस एरिया से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से इससे एक्सपोर्ट किया जाता है। ये एक टाइडल पोर्ट है। और इसके अलावा हुगली जो पोर्ट है वो बनाई गई है, हल्दिया पोर्ट है, हुगली नहीं हल्दिया पोर्ट है, हुगली तो रिवर है बेटा। हल्दिया पोर्ट बनाई गई है। इस पोर्ट के भार को कम करने के लिए, इसको बहुत ज़्यादा भार रहता था उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाई गई है, जो इसके प्रेशर को, किसके, कोलकाता जो पोर्ट थी उसके प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाई गई है। तो बेटा ये जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थी मैंने आपको उनके बारे में बताया है, जिनके द्वारा हमारे देश का व्यापार किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और बेटा पोर्ट्स रिलेटेड मैंने एक मैप बनाया हुआ है, मैं आपको उस मैप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसको ज़रूर देखना ताकि आपको वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा एयरवेज। नेक्स्ट हेडिंग है अब एयरवेज। तो अब हम एयरवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। एयरवेज में देखिए, जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है, एयरवेज जो साधन हवा में उड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के साधन एयरवेज में कहलाते हैं। तो जो एयरवेज है वो इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो एयरवेज है वो क्या है बेटा, बहुत फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस होता है, जिसके अंदर बैठ के हमें मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ी फीलिंग आती है, उस टाइप की हमें फीलिंग आती है। तो जो एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर क्या कोई भी साधन नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर क्या चीज़ पहुँच जाती है, वहाँ पर एयरवेज पहुँच जाता है। एयरवेज के द्वारा क्या है, हम जो दुर्गम स्थान है, पहाड़ी एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी जाकर ईज़िली हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं, माउंटेन एरियाज़ में इजीली पहुंच सकते हैं। तो जो एयरवेज है उसने क्या है, हमारे देश को, हमारी दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, बहुत लंबी दूरी का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कर दिया है। कई दिनों का जो सफ़र था वो हम कुछ घंटों के अंदर ही तय कर लेते हैं। तो जो एयरवेज है, एयर ट्रैवल है, बहुत ही, इसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया, कम्फर्ट बना दिया है। तो एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953 के अंदर इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। और एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। जो एयर इंडिया है वो डोमेस्टिक होता है, घरेलू, इंटरनेशनल होता है, अपने देश से बाहर जो जाना होता है तो उसको वो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज कहलाती है। पवन हंस जो हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो क्या है, हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करवाती है।
ओके। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन एरियाज़ जहाँ पर क्या है कोई भी साधन नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर एयरपोर्ट के द्वारा, वहाँ पर एयरवेज के द्वारा वहाँ उन स्थानों पर ईजिली पहुँचा जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो एयरवेज हैं, एयरपोर्ट हैं बेटा, उसका भी मैंने एक मैप बनाया हुआ है इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, आपको उसको ज़रूर देखना है ताकि आपको वो सारे जो एयरपोर्ट है वो हमारे भारत के जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वो आपको ईजिली समझ में आ सकें। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर देखिए बेटा, कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, संचार सेवाएं। तो संचार सेवा में देखिए क्या है, जब से इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन यानी कि मानव ने जन्म लिया है तब से ही क्या है अलग अलग संचार के माध्यम जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन को वो यूज़ करता है। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट कम्युनिकेशन को यूज़ करता है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन हमारे समय के अंदर बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंजमेंट आया है और आज क्या हम मॉडर्न युग के अंदर जी रहे हैं। तो आज क्या है जो लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन है, मतलब जैसे आज क्या कम्युनिकेशन था एक दूसरे से बातचीत करना, तो बहुत लंबी, अगर हम लोग यहाँ पर हम किसी दूसरे कंट्री के अंदर भी अगर हमारे को रिलेटिव हैं उससे हम इजीली क्या है फ़ोन के ऊपर हम इजीली उससे हम बातचीत कर सकते हैं, उससे हम अपने सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से संभव हुआ है, ये सब कुछ साइंस की वजह से ही संभव हुआ है। तो कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है और मास कम्युनिकेशन भी आता है। तो पर्सनल में जो टेलीफोन है, लेटर है, ये सारे पर्सनल में आते हैं, जिसके अंदर हम जिसे भेज रहे हैं सिर्फ इसमें रिसीवर और सेंडर होता है। बट जो मास कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या है, एक बार के अंदर ही हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर लोगों को मैसेज प्राप्त होता है, वो मास कम्युनिकेशन में आता है। इसमें जैसे टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, न्यूज़पेपर, ये सारे किस में आते हैं, मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को एक साथ पूरी सारी जो नॉलेज मिलती है, न्यूज़ मिलती है, वो क्या है मास कम्युनिकेशन में आता है। एंड इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो भारत जो पोस्टल सर्विस है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट सर्विस मानी जाती है। आगे देखिए बेटा, Indian postal and the cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations। और इसके अलावा एयर जो मतलब जो बहुत दूर के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अगर हमें कोई लेटर वगैरह भेजना होता है तो वो उसकी सुविधा क्या है आजकल एयर के द्वारा, एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा पॉसिबल हो गई है। तो जो जिस लेटर को पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, आज वो कुछ घंटों के अंदर ही पहुंच जाता है। तो कोई भी हमें जैसे कोरियर वगैरह भेजना है, कोई बुक का पैकेट भेजना है, कोई भी चीज़ हमें भेजनी है तो क्या है बहुत ही ईजी हो गई है आज के टाइम के अंदर भेजना, और ये सब कुछ साइंस के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। 6 चैनल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से हैं, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिक चैनल। इन सब के द्वारा क्या है आज बहुत ही ईजी वे के अंदर हम अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया है। और इसके अलावा इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। पूरे एशिया के अंदर जो इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क है पूरे एशिया में सबसे आगे है इंडिया का। एंड 2/3 ऑफ विलेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD। और भारत के लगभग 2/3 जो विलेज है, गाँव है, उन्हें क्या है STD के साथ जोड़ा गया है। STD एक ऐसी टेलीफोनिक फैसिलिटी है जिसके द्वारा क्या है बेटा हम अपने एक जगह से दूसरी जगह पर अपने रिलेटिव को हम इजीली कम पैसों के अंदर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये STD जो फैसिलिटी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट आता है बेटा आगे है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के द्वारा मैंने आपको बताया पूरे ग्रुप को इसके द्वारा क्या है एक बार में ही मैसेज प्राप्त होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। इनके द्वारा क्या है एक बार बहुत ही बड़ा जो समूह होता है वो एक बार के अंदर ही न्यूज़ को प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा रेडियो के ऊपर जो आकाशवाणी होती है ब्रॉडकास्ट, उसके द्वारा भी क्या हम प्रोग्राम को देख सकते हैं। जो लोकल एरियाज़ हैं, जो रीजनल एरियाज़ हैं, विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या है जो गांव के लोग हैं वो एक ही समय के अंदर वो सारी सुविधाएं उन्हें भी इजीली प्राप्त हो जाती हैं।
ये था बेटा किसके बारे में, ये पूरा किसके बारे में था, ये सारा कम्युनिकेशन के बारे में था। और हमारे भारत के अंदर देखिए जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में बताते हैं। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस। जो भारत के अंदर जो न्यूज़पेपर है लगभग 100 भाषाओं के अंदर, बोलियों डायलेक्ट्स होते हैं, बोलियों के अंदर छापे जाते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो पब्लिश होता है वो किस में होता है, हमारे भारत में हिंदी भाषा के अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता है, तैयार किया जाता है। एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। और भारतीय और विदेशी फिल्मों को जो अथॉरिटी देता है वो कौन देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से उन्हें अथॉरिटी प्रदान की जाती है। ओके बेटा, ये किसका था, ये संचार सेवाओं का था, कम्युनिकेशन का था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में देखिए बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर टू एज ट्रेड। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर क्या बताया गया है कि वस्तुओं के बीच में या एक देश से दूसरे देश के बीच में जो आदान प्रदान होता है चीज़ों का या पर्सन्स का, पैसेंजर्स का, उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यापार कहा जाता है। जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है तो वो ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग में हमारी ये इंटरनेशनल ट्रेड। तो पुराने समय से ही क्या है बेटा, हमारे भारत के दूसरे विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। और ये सब कुछ किसके वजह से संभव हो पाया, पॉसिबल हो पाया, सिर्फ किसके द्वारा, जो ये ट्रांसपोर्ट के साधन थे इनके द्वारा ही क्या है दूसरे देशों के साथ व्यापार संभव हो पाया है। अगर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता तो क्या हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाता। और जो हमारे जो सभी देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारे जो हम अपने देश के अंदर जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे देश के अंदर उतनी उसकी जो जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी उसकी खपत नहीं होती है। तो उन चीज़ों को जब बची हुई जो चीज़ें होती हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके और हमें इससे क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, हमें लाभ मिल सके, हमें फैसिलिटी मिल सके। तो इसलिए क्या है, शुरू से ही हमारे भारत के विदेशी संबंध रहे हैं, विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो बैलेंस होता है उसे बनाने के लिए इसके अंदर दो वैल्यूज़ बताई गई हैं। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट होता है बेटा जब हम कोई चीज़ अपने देश से बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट होता है जब हम कोई चीज़ अपने देश में लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, या एक्सपोर्ट होता है हम बेचते हैं। तो जब बेचने की वैल्यू खरीदने की वैल्यू से ज़्यादा होती है तो क्या है, वो फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, मतलब उससे हमें बेनिफिट होता है। लेकिन इसका उल्टा कब होता है, जब इम्पोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं वो हमें महंगी पड़ रही है और ख़रीद रहे हैं वो, जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं वो सस्ती पड़ रही है, ख़रीद रहे हैं वो महंगी पड़ रही है, तो वो क्या है इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाती है। तो इस प्रकार से जो ट्रेड है वो पुराने समय से हमारे भारत के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं विदेशों के, जिसके अंदर जेम्स होता है जो मोती वगैरह होते हैं, ज्वेलरी, केमिकल्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों का शुरू से ही हमारे देश के साथ क्या है व्यापार किया जाता है, दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है। तो ये क्या था बेटा, ये व्यापार के बारे में था, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट हेडिंग आती है टूरिज्म एज ए ट्रेड। टूरिज्म एज ए ट्रेड मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो उससे भी क्या है व्यापार होता है। तो वो कैसे होता है, देखिए टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों में भारत में जो पर्यटन उद्योग है उसके अंदर बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके अंदर आज लगभग 15 मिलियन जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसूट्स। इसके द्वारा क्या है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, उसको बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ावा मिलता है। एंड इट ऑल्सो डेवलप दी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। हमारे देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में क्या है विदेशों को भी पता चलता है।
फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, जो बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो हमारे भारत के अंदर घूमने आते हैं और इस प्रकार से क्या है हमारे भारत का जो भारत के अंदर भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एफर्ट्स आर, और हमारे भारत के अंदर आज क्या है बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर विदेश के लोग घूमने फिरने आते हैं, अपना एंटरटेन करने के लिए आते हैं। इससे क्या है हमारे देश को उन्नति, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा देश और अधिक तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ आते हैं इसके अंदर बेटा देखिए, जो जिन्हें टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जिसे बताया गया है। तो इसके अंदर जैसे किन किन एरियाज़ के ऊपर जो फॉरनर से घूमना पसंद करते हैं, जैसे राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ ये क्या है इन एरियाज़ के ऊपर फॉरनर्स आते हैं और ये यहाँ पर आकर बहुत अधिक घूमना पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो हिमालय के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, वहाँ पर भी जो टूरिज़्म है वो बहुत अधिक आना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जो टूरिज़्म है वो भी क्या है एक व्यापार के रूप में हमारे देश के अंदर उभर कर आया है। इसके द्वारा क्या है जो टूरिज़्म है उसके द्वारा हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बहुत अधिक उज्जवल हो जाता है और हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, बढ़ती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था जो आज कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इसे अपनी तरफ से कोशिश की आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी अगर बेटा आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।